नमस्कार। सत्य विश्लेषण और प्रामाणिकता का है ये अद्भुत मंच, तभी तो कहलाता है आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। यहाँ खबरों को हम उस तरह से उठाते हैं कि हम आंख से आंख मिलाकर उनसे आपको रूबरू करवा सकें। अगले आधे घंटे में जैसे सुबह आपने अपनी कुर्सी की पेटी बांधी थी, फिर से बांध लीजिए, क्योंकि विश्लेषण और तथ्य के बेजोड़ संगम के साथ हम आपके लेकर आए हैं खबरों का बूस्टर डोज। आधे घंटे में देश के सबसे भरोसेमंद चैनल आपके अपने डीडी न्यूज पर। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आगे बढ़ने से पहले देखते हैं इस वक्त की 3 प्रमुख खबरें। गर्भगृह के ऊपर अवैध मजार, हाई कोर्ट से गुहार। तो ये मामला मथुरा का है। किस तरह से ये मामला सुर्खियों में आया, इस पर हम करेंगे चर्चा, क्योंकि हाई कोर्ट से गुहार लगाई गई है इस अवैध मजार को लेकर। भूपेश बघेल बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बेटा फंस गया है। जी हां, बेटा चैतन्य उन पर ईडी का साया है और ये शिकंजा कसा गया है शराब घोटाले को लेकर। तो इस पर भी रहेगी हमारी नजर। साथ ही उड़ता पंजा, धरा गया इंटरनेशनल ड्रग माफिया किंगपिन शहनाज, और क्या इसके तार अमेरिका, कनाडा, कंबोडिया से जुड़े हैं। और जीरो टॉलरेंस नीति अब पंजाब की ड्रग तस्करी के खिलाफ खुलकर सामने आ रही है, इस पर करेंगे बातचीत। और गाजा की बत्ती गुल तो कर दी, लेकिन मीटर चालू है। हमास को फुल टेंशन है। वजह है इजराइल का ये दाव, कूटनीतिक दाव चला है गाजा के लिए। रमजान का महीना है, लेकिन अंधेरे में आप देख सकते हैं सब काम हो रहे हैं। अब कैसे ये बत्ती वापस आएगी, इस पर भी करेंगे चर्चा। और इंटरनेशनल अरीना में भी जो तमाम प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस हमारे सामने आ रही हैं, वो भी हम आपसे करेंगे साझा। तो बुरे फंस गए हैं भूपेश बघेल। पहली स्टोरी आपके लिए, आखिरकार बुरे फंसे क्यों, और उनका जो बेटा है चैतन्य, उन पर शिकंजा कसा गया है। क्यों शिकंजा कसा गया? क्योंकि जो 14 ठिकाने हैं उस पर ईडी ने रेड करी है। यहां तक कि अब मामला इतना गर्मा गया, विधानसभा में इसे उठा दिया गया क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है और शराब घोटाले पर यह बवाल मचा हुआ है। और जब इस तरह का बवाल मचता है तो राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया जाता है। क्या वो रसूख काम आएगा? लेकिन ईडी लगातार तार से तार जोड़ता हुआ अब चैतन्य की धरपकड़ तेज करने की कोशिश में कर रहा है। और आप समझेंगे कि आखिरकार भूपेश बघेल के जो बेटे हैं वो मुश्किलों में ईडी की छापेमारी की वजह से क्यों है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिस पर एक्शन में नजर आ रहे हैं सब। और पीएमएलए के तहत ये जो तमाम परिसर हैं उसमें तलाशी जो है वो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा मामला क्या है वो हम आपको समझाएंगे। पूरा मामला यह है कि शराब घोटाले में करीबन बुरे फंसे नजर आ रहे हैं भूपेश बघेल। वही राजनीतिक रसूख है और बेटे चैतन्य पर भी कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। अब मुश्किलों में जब सीएम साहब की बात अगर की जा रही है तो बेटा अगर मुश्किल में फंसता है तो पिता की पेशानी पर बल आना लाजमी है। और विधानसभा में ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला उठ चुका है। 14 ठिकानों पर रेड मारी जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है तो एक्शन भी तगड़ा होगा, क्योंकि पीएमएलए एक्ट के तहत जो है वो परिसरों की तलाशी ली जा रही है। ये तो जो आज की खबर है उसका लब्बो लुबाब हमने आपसे साझा किया, लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, समझते हैं कि मामला क्या था। तो शराब घोटाले की अगर बात की जाए तो 2100 करोड़ रुपए का गबन, जी हाँ गबन किया गया है ये। और ये गबन क्यों किया गया इसको समझते हैं। फिर से आपको बताया कि 14 ठिकानों पर रेड मारी गई है और ये जो रेड मारी गई है इसमें कुछ ऐसे साक्ष्य सामने निकल कर आए हैं कि व्यापारियों से गठजोड़ का मामला भी दिखाई दे रहा है। और इसी मुद्दे को विधानसभा में अब हवा दी गई, बवाल मचा। शराब घोटाले का पूरा मामला है। 2100 करोड़ रुपए का गबन किया गया और ईडी ने एसीबी में दर्ज कराई एफआईआर। अब ये जो एफआईआर दर्ज करवाई गई है उसमें क्या है देखिए, नौकरशाह और व्यापारियों ने इसे अंजाम दिया, यानी कि बिना इनकी मिली भगत के ये हो ही नहीं सकता था। अब राजस्व को भारी नुकसान का दावा, जो रेवेन्यू है उसको नुकसान हो रहा है। और शराब सिंडिकेट के जो लाभार्थी हैं उनके लिए क्या हुआ? उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा हुआ, क्योंकि उनको
मोटी रकम दी गई थी। कई नौकरशाहों यानी ब्यूरोक्रेट्स और व्यापारियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। और महादेव सट्टा केस आपको याद है, उस ऐप को लेकर भी बुरे फंसे थे भूपेश बघेल। उस वक्त भी एफआईआर ईओडब्ल्यू ने ईडी से शिकायत कर की थी और शिकायत के बाद भूपेश बघेल समेत जब शिकायत की गई 21 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब ये जो घोटाले हैं ना, ये एक कैटेगरी में तर्कसंगत नहीं होते, तो अब उसकी कैटेगरीज को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये जो घोटाले हैं ये 3 कैटेगरी में इनको कैसे अंजाम दिया गया। कैटेगरी नंबर ए, चेंज करते हैं इसको, कैटेगरी नंबर ए की अगर बात की जाए तो डिस्टिलरी संचालकों से कमीशन। डिस्टिलरी यानी कच्चा, जब कच्चा माल, कच्ची शराब जब बनाई जाती है जो बिल्कुल फर्स्ट लेवल होता है, वहीं से ही कमीशनिंग शुरू हो गई। अब दूसरा पॉइंट जो बी यानी कि सरकार शराब को सरकारी दुकानों तक बिकवाना। कच्चा माल बनवाया, अब कच्चा माल घर तो रखा नहीं जाएगा, उसे बेचने के लिए होलोग्राम वाली शराब की सरकारी दुकानों पर बिकवाना। फिर जो डिस्टिलरीज है उसकी सप्लाई एरिया को कम ज्यादा कर अवैध धन की उगाही। एंड में सीधी सी बात है, इट इज ऑल अबाउट मनी गेम और कैसे कच्ची शराब को आप परोस कर फाइन वाइन बॉटल में पेश करते हैं, ये सारा सिंडिकेट उसी से जुड़ा हुआ है। अब इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सोमेश जुड़ गए हैं। सोमेश, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए मुश्किलें मुझे लगता है अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि चैतन्य का नाम बहुत बड़े शराब मामले में आया है। तार कहां से कहां जोड़ रही है ईडी? आज जो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक पारा है काफी हाई हो चुका है। और हाई क्यों हुआ है? क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, उनके निवास पे, माने भिलाई निवास पे, उनके यहाँ ईडी की ताबड़तोड़ छापेमार की कार्रवाई चल रही है। सुबह 7 बजे से ईडी की टीम उनके निवास पर पहुंची है। उनके बेटे चैतन्य बघेल और उनके जो करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके निवास पे भी ये कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई क्यों चल रही है? छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार में 3 प्रमुख घोटाले हुए थे, जिसमें महादेव सट्टा ऐप, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ था, दूसरा घोटाला कोल स्कीम हुआ था और तीसरा शराब से जुड़ा हुआ मामला था। इन सारे मामलों की जांच ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम कर रही है। अब मैं बताता हूं कि क्या हुआ था महादेव सट्टा ऐप में। महादेव सट्टा जो छत्तीसगढ़ में चल रहा था कांग्रेस सरकार के समय, उस समय जो शुभम सोनी है, वो जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनको 523 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया था। इसके बाद सोशल मीडिया में वो वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद उस मामले की जांच की गई। ईडी ने ईओडब्ल्यू को एक पत्र लिखा। इसके बाद 21 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। दूसरा मामला कोल से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का जो कोरबा जिला है, उस इलाके में ये तो कोल का मामला है। सोमेश, एक चीज ठीक है, हम क्योंकि मुद्दा हमारा यहाँ शराब मामले से जुड़ा है, लेकिन फिर वो कहावत मुझे याद आ रही है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और भूपेश बघेल कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो सीधा ठीकरा ईडी पर फोड़ रहे हैं, लेकिन ईडी पर ठीकरा फोड़ने से क्या वो क्रोनोलॉजी, जो टाइमलाइन हमने यहाँ दिखाई है कि भाई अलग अलग तरीके से करप्शन हुआ है, वो साफ तार जोड़ती हुई नजर आ रही है? आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय तमाम घोटालों का जिक्र ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने की थी और अपने दस्तावेज में साफ तौर पे कहा था कि किस तरह से छत्तीसगढ़ के खजाने को कांग्रेस की सरकार ने लूटा है। जो पैसा आदिवासियों के विकास के लिए था, जो पैसा आदिवासियों में जो बेहतर शिक्षा के लिए होती थी, जो पैसा आदिवासियों में बस्तर में बेहतर विकास के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए होती थी, उस पैसे को किस तरह से डाका डाला कांग्रेस की सरकार के समय, किस तरह से घोटाला किया गया है, इन सारे मामले को आप देख सकते हैं। और आज जिस तरह से ईडी की यह कार्रवाई चल रही है, जो हमारे पास जानकारी है, ईडी के पास कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनके खिलाफ में भी कई सबूत मिले हैं। बेटे जो चैतन्य बघेल हैं, उनके खिलाफ भी इनके पास अहम दस्तावेज मिले हैं। और जो उनके करीबी हैं, जो 14 ठिकानों पर जो ईडी की जो छापेमार की कार्रवाई, उनके करीबियों के पास अभी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। बिल्कुल, कई ऐसे राज हैं जिसपे पर्दा उठेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर नशा शराब में होता तो बोतल नाचती, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ और सिर्फ पैसे का है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। चलिए, ये तो बात की हमने छत्तीसगढ़ की, अब आपको लिए चलते हैं मथुरा, वहां भी कुछ हो रहा है। तो गर्भगृह के ऊपर अवैध मजार का ये मामला है, जहां हाईकोर्ट से गुहार लगाते लोग नजर आ रहे हैं। मथुरा में गर्भगृह के ऊपर अवैध मजार का जो ये मामला है, वो हाईकोर्ट पहुंचा।
बांके बिहारी जी विराजमान मंदिर के गर्भगृह पर बनी एक कथित अवैध मजार है, जिसका पूरा मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंचा है। हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया क्योंकि बांके बिहारी जी विराजमान मंदिर के गर्भगृह पर कथित तौर पर अवैध मजार बनाई गई। अब कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए खटखटाना पड़ा हाईकोर्ट का दरवाजा। एक अहम बात यहां पर यह भी है कि जिला प्रशासन में सुनवाई ही नहीं हुई, इसीलिए भाई हमें हाईकोर्ट जाना पड़ा। अब 2004 का अगर जिक्र करें तो जिला प्रशासन ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की और 2004 में सरकारी हेरफेर के चलते वो जो जमीन थी ना, उस जमीन को घोषित क्या किया गया कि ये कब्रिस्तान है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2023 में बिहारी जी विराजमान की संपत्ति को इसे घोषित किया। यानी हाईकोर्ट को बीच में लाने के लिए, क्योंकि जो तमाम दलीलें दी गई वो किसी ने सुनी नहीं, इसलिए हाईकोर्ट के पास जाना पड़ा। और आइए अब देख लेते हैं कि वहां के जो पुजारी हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। आइए आपको सुनवाते हैं। मुलायम सिंह जी की सरकार में 2004 में एक भूला खां करके प्रधान हुए और शासन प्रशासन सब उन्हीं के कब्जे में था और उन्होंने उस भूमि को पहले पोखर में करवाया, फिर बाद में उसको कब्रिस्तान में दर्ज करा दिया और उसके बाद वहाँ पर समय पाकर जो हमारा खंडहर पड़ा हुआ था मंदिर, उसके बीच में कुछ मजार जैसा भी एक चिन्ह बना दिया, जिसको लेकर जब हिंदुओं को पता चला आक्रोश हुआ और बाद में उस मजार को हटा दिया गया। लेकिन अब सरकार उनकी थी तो पक्ष में पुलिस प्रशासन वगैरह सब थे और हमारे बहुत से हिंदुओं को उन्होंने डरा कर धमका करके और फिर दोबारा मजार बना दी उन्होंने। बहुत अहम बात कह रहे हैं पुजारी जी, सरकार उनकी थी, डराया गया, धमकाया गया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, पहले सबसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये अवैध मजार का जो मामला है, इस पर इतनी देरी से संज्ञान क्यों लिया गया और क्या वो दौर रहा जब जबरन डरा धमका कर काम करवाया जाता था और अब कितनी तस्वीर बदली है? देखिए, तस्वीर तो बदली है, ये तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन क्या हुआ था ये भी जानना जरूरी हो जाता है। जब 2004 में बांके बिहारी मंदिर की ज़मीन को पहले तो तालाब में दर्ज किया जाता है, ये खेल होता है वहाँ के राजस्व विभाग की तरफ से और यहाँ पर सपा की सरकार रहती है और उसके बाद उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर जब मंदिर की ज़मीन के पास जब एक मजार बनाई जाती है, तब लोगों को पता चलता है, लोग वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद जब कागज खंगाले जाते हैं तो वहाँ ये खेल हो चुका होता है। बिल्कुल। तो इसके बाद पीड़ित पक्ष, हिंदू पक्ष जाता है, जगह जगह गुहार लगाता है, क्योंकि वहाँ पर सुनवाई नहीं थी उनकी, तो अंततः उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा और हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिया राजस्व विभाग को कि यह अभिलेख मंदिर पक्ष को वापस दे दी जाए। हाईकोर्ट के ये निर्देश हैं और उसके बाद से वहाँ पर जो जमीन पर अभी हालात ये हैं कि स्थानीय प्रशासन अभी वहाँ पर मजार हटाने की कार्रवाई नहीं कर पाया है। ये दबाव कई हो सकते हैं, चूंकि वहाँ पर मुस्लिम आबादी बड़ी संख्या में है, इसलिए शायद उसका दबाव हो सकता है या और कारण हो सकते हैं, अधिकारियों की लापरवाही हो सकती है। इसके बाद एक बार फिर से पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट पर पहुंचा है और वहां पर गुहार एक बार फिर से लगाई है कि कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उस पर तामील कराई जाए और वो जमीन उनके पक्ष में दी जाए, उनको कब्जा दिया जाए और वहां से वो मजार हटाई जाए। बांके बिहारी मंदिर पर जहाँ के लोगों की आस्था थी, गर्भगृह था वहाँ पर, वहाँ वो चलिए, जमीन तो देखेंगे कि हाईकोर्ट जिस तरह से दरवाजा खटखटाया गया है अवैध मजार के इस मामले को लेकर, अब देखते हैं कि हाईकोर्ट आगे आने वाले समय में इस पर क्या फैसला लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं पंजाब की। जी हाँ, उड़ते पंजाब की। पंजाब पुलिस की एक बड़ी कामयाबी की भी बात कर लेते हैं। वो अहम कामयाबी ये है कि इंटरनेशनल ड्रग माफिया शहनाज, ड्रग किंग पिन, अब उनकी गिरफ्त में है। तार जुड़ते हैं अमेरिका और कनाडा से सप्लाई किया जाता था चिट्टा यानी कोकेन, और एफबीआई को भी तलाश थी उस माफिया की। वो माफिया जो कहीं ना कहीं जो यूथ है पंजाब का, उसे नशे का आदी बना रहा था। वो पंजाब जो लहलहाती फसलों और उन युवाओं के लिए जाना जाता था जो कुछ कर दिखाने का मादा रखते थे। और आइए देखते हैं कि धरा गया जो इंटरनेशनल ड्रग माफिया है शहनाज, पंजाब पुलिस ने इसे कैसे शॉन भिंडर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी जो ये हुई है, ये ड्रग तस्करी के इस पूरे सिंडिकेट को
कहीं ना कहीं कमजोर करेगी। अब अमेरिका की जो जांच एजेंसी थी FBI, उसे लंबे समय से इस सिंडिकेट गुर्गे की तलाश थी, मतलब वो खोज रहे थे। और एक बड़े नारकोटिक्स सिंडिकेट का गुर्गा है शहनाज, यानी एक बड़ी कड़ी में एक छोटी कड़ी है शहनाज, उसको पकड़ा तो चेन को कंप्लीट करना आसान होगा। कोलंबिया से US, कनाडा से सप्लाई की जाती थी कोकेन और तरन तारण पुलिस ने भेंडर की गिरफ्तारी की है। अब इस पूरे ऑपरेशन में ये भेंडर को धरा कैसे गया, कैसे शिकंजे में लिया गया, आपको वो बताते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स में 26 फरवरी को धरे गए शहनाज के 4 साथी। भाई 4 साथी पकड़े गए और मिला क्या वहां से 351 किलो मेथाम्फेटामाइन यानी एक मादक पदार्थ और 109 किलो कोकेन जब्त की गई। और ये जो ड्रग तस्कर थे इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए। यानी साथियों की गिरफ्तारी जब जैसे ही हुई शहनाज को पता चला और वो भाग खड़ा हुआ। पंजाब पुलिस ने उसे ट्रैक किया और गिरफ्तार किया। लेकिन अब पंजाब के जो DGP हैं उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर क्या कहा वो भी आपके साथ साझा करते हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि तभी वो इस ऑपरेशन को अंजाम दे पाए। और ड्रग तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ अब क्या है पंजाब में, जीरो टॉलरेंस नीति। ड्रग माफियाओं के लिए पंजाब को सुरक्षित पनाहगाह नहीं बनने दिया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार क्या कहा उन्होंने। ਜਿਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਵੀਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਵੀਕ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 600 kg ਆਫ ਕੋਕੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ US ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ कराते ਸੀਗੇ। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, बाकी जिवें होगा SSP साहब तो ब्रीफ। तो वो पंजाबी में हमसे कह रहे हैं कि ये जो थी ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ही तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कनाडा से। और तार जब जुड़ रहे हैं तो सिंडिकेट वहाँ भी है और यहाँ से उसका कनेक्शन कैसा है ये हम पता लगाएंगे। गुरमीत हमारे साथ जुड़ गए। गुरमीत, पंजाब जो लहलहाते खेतों के लिए जाना जाता है, वहाँ का वो युवा जो बहुत कुछ करने का मादा रखता है, लेकिन चिट्टा यानी ड्रग्स ने बर्बाद किया। और ऐसे में ये जो ड्रग सिंडिकेट अब हत्थे चढ़ा है, जीरो टॉलरेंस की नीति की प्रतिबद्धता पंजाब सरकार की साफ तौर पर नजर आती हुई। देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये हुई है कि शुरुआती जानकारी जो हमारे सामने निकलकर आ रही थी वो ये था कि एक शख्स है जिसका नाम शहनाज सिंह है, उसने क्राइम कमिट किया अमेरिका में और वो अमेरिका से भागकर इंडिया में आ गया। पंजाब की तरन तारण पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। मगर अब से कुछ देर पहले DIG स्वपन शर्मा, जिनकी बाइट अभी आप सुनवा भी रहे थे, उन्होंने अभी ये दावा किया है कि ये जो शख्स है ये अमेरिका में बड़े स्तर पर ड्रग्स का कारोबार तो कर ही रहा था, मगर इसके साथ ही इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि वो पंजाब में भी कुछ लोगों के संपर्क में था। अब पंजाब में दरअसल हुआ ये था कि जनवरी के महीने में 5 शूटर पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किए थे। वो टारगेट किलिंग करने वाले थे कुछ लोगों की। अब 5 शूटर्स के साथ ये लगातार संपर्क में था और उनके साथ ये कुछ और लोगों के संपर्क में भी था। पंजाब पुलिस की भी रडार पर ये था और FBI में तो ये मोस्ट वांटेड था। अब 26 तारीख को जब ये गिरफ्तारियां 4-5 लोगों की होती हैं अमेरिका में, उसके बाद बताया ये जा रहा है कि ये शख्स जो है वो शुरुआती तौर पर इसे ये लगा कि मैं अगर कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा, इंडाइटमेंट जब कोर्ट में प्रेजेंट की गई तो शायद मैं वकील के जरिए बच सकता हूं। पर जब इसे पता चला कि मामला काफी सीरियस है और इसमें गिरफ्तारी से बच पाना बिल्कुल मुश्किल है, उसके बाद किसी भी समय हो सकता है। अभी एग्जैक्ट जो डेट है, एग्जैक्ट समय निकलकर सामने नहीं आया है, मगर ये भारत में आता है और पंजाब में आकर ये रहने लगता है। और लगातार पंजाब पुलिस इस व्यक्ति की लोकेशन ट्रेस कर रही थी क्योंकि ये कुछ लोगों के संपर्क में
हाँ, लेकिन उसने जर्मनी में बहुत जो गिरफ्तारियां होती सॉफ्ट, बिल्कुल गुरमीत आपकी बात बहुत सही है, उसे लगा था कि ये सॉफ्ट स्टेट होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट नहीं सख्त स्टेट है और यहाँ पर आकर उसने अपने लिए मुश्किलें और बढ़ा ली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार गाजा की बत्ती जो गुल हुई है, आखिरकार इजराइल का मकसद क्या है वो जानेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का न्यूज़ पंच में। Under the Honorable PM's leadership, an unprecedented push to yoga has been given. Today, yoga is playing a significant role in enhancing health and wellness across the world. PM Yoga Awards are given in recognition to outstanding contributions by individuals and organizations to the field of yoga. These awards carry a trophy, certificate and a prize of 25 lakh rupees. Hurry! Send your entries through MyGov platform before 31st March. Visit Ministry of Ayush website or MyGov platform for more details. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद न्यूज़ पंच में सभी का स्वागत और आइए अब बात करते हैं गाजा की, जहां पर इजराइल ने जो लाइट की आपूर्ति है उसे रोक दिया है। अब इसीलिए वहां गाजा में बत्ती गुल है और परेशान है लोग। परेशान इसलिए है कि बिजली की आपूर्ति अगर बंद कर दी गई है, ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है इजराइल द्वारा, क्योंकि वो हमास पर दबाव बनाने की रणनीति के हिस्से के तहत ये कर रहा है। अब बिजली नहीं तो जो पंप्स लगे हुए हैं गाजा के घरों में वो चलते किससे हैं? बिजली से चलते हैं। तो आपको पानी भी मिलना मुश्किल है और इस पानी ना मिलने की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान या अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वहाँ के जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको जनरेटर और सोलर पैनल के भरोसे गाजा इस बिजली कटौती से निपट रहा है और छात्रों पर, उनकी दिमागी हालत पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि हमास से सीज़फायर को लेकर गाजा और इजराइल में ज़बरदस्त तू मैं हुई है। लेकिन मानवीय संगठनों ने गाजा पर जिस तरह के ये आपूर्ति को बंद किया गया है बिजली की, खाद्य की, उसकी निंदा की और इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ सकता है। तो ये जो बिजली सप्लाई काटी गई, आखिरकार इसमें 21 लाख फिलिस्तीनी जो हैं उनकी ओर से ये एक बड़ा कूटनीतिक कदम है और ये बत्ती गुल खास तौर पर रमज़ान के पाक महीने में की गई और अंधेरे में डूब गए 21 लाख फिलिस्तीनी। और इसीलिए अगर आप देखें तो इजराइल के हमास पर सीज़फायर को लेकर ये दबाव बनाने की कोशिश है। जब हम इंटरनेशनली डिप्लोमेटिक मूव की बात करते हैं, इसका सीधा असर किस पर पड़ रहा है? जैसे हमने आपको बताया, जो आम नागरिक हैं उनकी रोज़मर्रा की जो दिनचर्या है वो बाधित हो रही है। अब अगर उंगली से, एक सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो इजरायली सरकार ने उंगली टेढ़ी करने की कोशिश की और एक नए मोड़ पर पहुंचा दिया है इजराइल हमास संघर्ष युद्ध से जूझ रहे क्षेत्र को, क्योंकि जब बात मानवीय संकट की आती है तो फिर इंसान अपने कदम पीछे हटाता है। लेकिन आखिरकार ये बिजली जब बंद हुई है, इसका असर क्या पड़ेगा वो भी आपको समझाते हैं। असर ये कि रमज़ान का पाक महीना है और इफ्तारी है, या जिस तरह से रमज़ान को मनाया जाता है वहाँ दिक्कत आएगी। और इस महीने में इस बिजली सप्लाई को रोका गया क्योंकि असर की, फजर की जो नमाज पढ़ी जाती है सुबह शाम, उसमें लोगों को दिक्कत आएगी। पानी साफ करने के लिए अगर जो पेड़ पौधे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, पानी पीने को नहीं मिलेगा और जो पानी जिसके कहते हैं ना पानी बिना सबसून, आप अस्पताल हों, स्कूल हों, तमाम जो बुनियादी मानवीय सुविधाएं हैं, हमें दिक्कत आएगी। तो आइए सीधे तौर पर समझते हैं कि आखिरकार इस पर जो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं वो क्या कहते हैं। तो हमास ने इजराइल के कदम की निंदा की है, साफ तौर पर यह कहा भी कि ये मानवीय संकट को और बढ़ाएगा। भाई आपको 1-to-1 बात कीजिए, ये मानवीय संकट पर और प्रेशर क्यों कर रहे हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल थॉमस जुड़ गए हैं। अनिल, ये बत्ती गुल करके क्या दर्शाना चाह रहा है इजराइल? रमजान का पाक महीना उन दोनों के लिए है, लेकिन मानवीय संकट को और गहराने के पीछे क्या मकसद है इजराइल का?
बिल्कुल, जिस तरह से देखिए ये पूरा जो मसला है कि 10 दिन हो चुके हैं, पहले चरण का जो सीज फायर हुआ था उसमें 10 दिन की समाप्ति हो चुकी है और दूसरे चरण की शुरुआत की अब तक इसराइल ने कोई हामी नहीं भरी है। वहीं दूसरी तरफ दोहा में आज चर्चा ज़रूर होनी है और इसराइल की कोशिश यही है कि ये रमज़ान के पाक महीने में जिस तरह से ये बिजली गुल कराई है उसका सीधा सीधा असर यही है कि वो ज़्यादा दबाव हमास पर डालना चाहते हैं दो पहलुओं पर। पहला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बंदी लोग हैं उनको रिहा कर सके, दूसरी तरफ गाज़ा के लिए जो एड या फिर जो मदद अब तक आ रही थी उसको पूरी तरह से कट कर दिया है। यानी गाज़ा के लिए या फिर हमास की जो रीजन है जहाँ हमास मौजूद है, फिलिस्तीनी रीजन, वहाँ दबाव बनाया जा रहा है कि करो या मरो स्थिति है, आप ज़्यादातर लोगों को छोड़िए वरना बात आगे बनेगी नहीं। और मेरे हिसाब से ये जो मूव इजराइल द्वारा की गई है बिजली को कट करके, कल देर रात इसकी घोषणा की गई थी, ये एक अलग लेवल का प्रेशर है। यानी प्रेशर जिसे कहा जाता है एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना, क्योंकि अब हमास को भी पता है कि उनके पास बार्गेनिंग चिप नहीं है। अगर सारे बंदी रिहा हो जाएंगे बार्गेनिंग चिप नहीं रहेगा। और जहां ये मसला आ रहा है, 10 दिन का फासला आया है, यहां इसराइल ने जमकर पैलेस्तीनी एरियाज पर अटैक भी किया है। तो ऐसे में एक कैच 22 सिचुएशन है, निकल भी नहीं सकते, ना निकल सकते हैं ना बच के बाहर आ सकते हैं। उनकी कोशिश यही होगी कि आज ही तो मध्यस्थता दोहा में होगी, वहां कुछ पॉजिटिव निकल कर आए। आपने बहुत अच्छा टर्म बोला, बार्गेनिंग पावर को ही खत्म कर दिया कि आप नेगोशिएट कैसे करेंगे जब बात मानवीय संकट के गहराने की आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं हैं शायद इजराइल को थोड़ा पॉजिटिव सोचने के लिए मदद करेगी। फिलहाल न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी सुबह 10:30 बजे कुछ अहम खबरों के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।